हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 सेट के एक्सरसाइज 1.4 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे बच्चों। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पार्ट बताया था आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था वेन आरेख, जिसको हम वेन डायग्राम भी कहते हैं, और मैंने बताया था ये यूनियन ऑफ सेट, है ना। मैंने इसे यानी समुच्चयों का संघ बताया था। आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों यूनिवर्सल ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट की नहीं, आज हम बात करेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, है ना। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ की बात करेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट की बात करने वाले हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ डिफरेंस ऑफ सेट यानी दो समुच्चयों का अंतर की बात करेंगे, और इनके कुछ गुणधर्म हैं उनकी बात करने वाले हैं बच्चों। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ दो सेटों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चालू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टॉपिक में जो बताने वाला हूँ वो है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। मतलब हम बात करने वाले हैं समुच्चयों का यानी कि सर्वनिष्ठ, है ना, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, है ना, सर्वनिष्ठ समुच्चयों का सर्वनिष्ठ की चर्चा करेंगे बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बेटा इंग्लिश में इंटरसेक्शन, है ना। क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ओके, ये इंग्लिश को थोड़ा सा देख लेना, ये जो क्या है स्पेलिंग देख लीजिएगा अच्छे से, है ना। इंटरसेक्शन ऑफ सेट बोलते हैं लेकिन, ठीक है। अब हम जिसकी चर्चा करते हैं तो इसके डेफिनेशन पर चर्चा कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? तो देखिए मैं मान रहा हूँ कि दो सेट है, आपका डेफिनेशन को थोड़ा समझिएगा अच्छे से, कि मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई दो सेट है, माना कोई दो सेट है A इज इक्वल टू, मैंने कहा कि ये है बेटा हमारे पास 1, मैं यहाँ पर पहले ले लेता हूँ भाज्य संख्या, है ना, भाज्य संख्या ले लेते हैं, प्राइम नंबर ले लेते हैं। 2 हो गया, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, अब 11 मान के चलते हैं। और मैंने कहा कि ये B है, B कोई सेट है जो 2 का मल्टीपल है मान के चलो, या आप ये कह सकते हैं कि विषम संख्या है। तो विषम संख्या बेटा 1 है, 3 है, 5 है ना, 1 3 5 7 9 और 11 13 और 15 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरे पास कोई दो सेट हो गए। अब हमने क्या काम करेंगे कि इन दो सेटों के इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन सुन लीजिए, कि मान लिया जाए कोई सेट A है ना, माना कि A व B कोई दो सेट है, इन दो सेटों में, है ना, जो कॉमन निकलता है, उभयनिष्ठ निकलता है, सर्वनिष्ठ निकलता है ना, यानी इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम क्या कहेंगे, जब कॉमन होगा तो उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट, है ना, कि ये दो सेटों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो देख लीजिए, इंटरसेक्शन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको हम उल्टा यू बोल सकते हैं अपनी भाषा में, है ना। अब देखिए इसको हम A और B के लिए निकाल रहे हैं तो A B ऐसा लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या निकलेगा? ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, यहाँ 1 3 5 7 9 11 13 15 है। अब यहाँ पर आपको उभयनिष्ठ देखने हैं, ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो दोनों में हो, और दोनों में होंगे तो ये इसमें होंगे, बात खत्म। ठीक है, तो ये देखिए 1 है, नहीं है, 2 है, चलो इसमें नहीं है, 3 है, 3 इसमें है, चलो 3 हो गया, 4 तो है ही नहीं दोनों में, 5 है, 7 है, फिर 9 इसमें है बट 9 इसमें नहीं है, बट 11 है, फिर कुछ तो दिख ही नहीं रहा, काम खत्म हो गया। तो मतलब 3 5 7 11 इसमें भी है और इसमें भी है, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3 5 7 9। अब समझ में आ गया होगा कि आपको कि दो सेटों का जो इंटरसेक्शन होता है या इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है वो क्या होता है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब यह है बच्चों कि कोई अगर हमारे पास कोई दो सेट दिए गए हैं, उन दो सेटों के एलिमेंट्स को अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो क्या होगा, उन दोनों सेटों के एलिमेंट्स में जो उभयनिष्ठ एलिमेंट रहते हैं, कॉमन एलिमेंट रहते हैं, उन एलिमेंटों का एक सेट बना लिया जाता है, जिसे हम उन दो सेटों का इंटरसेक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल A और B कोई दो सेट थे,
तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, इन दो सेटों का इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, एनी और अदर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। लेट्स सपोज A इज इक्वल टू, अब मैंने कहा A, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि ये 2 के गुणज है। इतनी बात समझ में आ रही है? 2 के गुणज हो गए, मान के चलो ये हो गया 2 4 6 8 है ना, 2 4 8 2 4 6 8 10 एंड B इज इक्वल टू, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर की, है ना, भाज्य संख्याएं, तो ये बेटा 4 होती है, 4 हो जाती है। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 6 भी होती है, फिर 8 भी होती है, फिर 9 भी होती है, 10 भी होती है। ठीक है, तो मैंने बोला ये क्या हो गए कि कंपोजिट नंबर किससे, x इज लेस देन इक्वल टू x 10, ये बात कर ली है। ठीक है, अब इन दोनों सेट की बात करता हूं मैं, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होगा बेटा, देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है क्या नहीं है, 4 है, 4 है तो यस 4 हो जाएगा, 6 है 6 है यस, 8 है 8 है यस, 10 है 10 है तो यस। तो मतलब 4 6 8 और 10 क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई? अब देखिए हमने कहा कि ये इंटरसेक्शन है, तो मेरे पास कुछ गुणधर्म भी निकलेंगे, कैसे निकलेंगे वो उन पर चर्चा करते हैं। तो मैं आपको गुणधर्म बताता हूँ और उनके एक एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश करता हूँ कि उनके एग्जाम्पल्स किस प्रकार होंगे। ठीक है, पहले तो हम कुछ टॉपिक देखते हैं, एक और टॉपिक देख लेता हूँ। मान के चलिए मेरे पास एक सेट A है, A इज इक्वल टू, मैंने कहा कि ऑड नंबर्स है, ऑड नंबर्स मतलब ये हो गया 1 3 5 7 9, ठीक है, 10 से छोटे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा मेरे पास ये कोई B सेट है, ये भी 10 से छोटे है, लेस देन 10 क्या है हमारे पास, एंड ये क्या हो जाएंगे, अब इवन नंबर से ले लेते हैं 0 2 4 6 8, ओके, लेस देन 10। ओके, अब लेस देन 10 थे, तो अब ये लेस देन 10 भी इवन ऑड नंबर भी है और इवन नंबर भी है, तो इन दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा। अब देखिए क्या यहाँ पर कोई भी एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं आपको, नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है, दिस इज 5। मतलब एक बात आपको याद रखना है कि यदि कोई दो सेट है, उन दो सेटों में, है ना, यदि कोई दो सेट है, उन दो सेटों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन 5 होने वाला है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब हम बात करने वाले हैं गुणधर्म पर। तो यहाँ पर गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म हम कहते हैं कि पहला गुणधर्म जिसको हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, है ना, क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम, तो क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि यदि A इंटरसेक्शन B हो इज इक्वल टू, तो B इंटरसेक्शन A B होना चाहिए, और होगा देख लीजिए। अब मैंने क्या कहा कि A इज इक्वल टू ये टर्म है मेरे पास और B इज इक्वल टू ये दो सेट है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3 5 7 11, या B इंटरसेक्शन A भी बोलूँ तो बेटा 3 5 7 11 ही तो होगा, तो दोनों इक्वल है। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़कर देखते हैं सेकंड, कौन सा नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, अब ये साहचर्य नियम देखते हैं। अब साहचर्य नियम की अगर चर्चा करें तो साहचर्य नियम में होगा कि A इंटरसेक्शन B, है ना, A इंटरसेक्शन B, अब बोलेंगे कि इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ B इंटरसेक्शन C, यही तो टर्म होगी कि A इंटरसेक्शन B अगर एक ब्रैकेट में ले लिए, इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ B इंटरसेक्शन C। ओके बच्चों, अब देखते हैं क्या ये एक्चुअल साहचर्य नियम का पालन करती है या नहीं करती। तो एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ, मान के चलिए मैंने कहा ये दो सेट ले लिए हमने A और ये B, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैंने कहा कि ये ठीक है, अब मैं यहाँ एक अन्य सेट ले लेता हूँ C, क्लियर है, एक अन्य सेट में ले लेता हूँ इसी के लिए C इज इक्वल टू हमने कहा 1 2 3 4, इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो A इंटरसेक्शन B निकल चुका है ये, अगर मैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालना चाहूँगा, मतलब A इंटरसेक्शन B
इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 है, चलो 4 कॉमन हो गया, बट बाकी कुछ और कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अब मैं बात करता हूँ कि बी इंटरसेक्शन सी की, तो ये हो गया बी इंटरसेक्शन सी निकाल देते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर ओनली 4 कॉमन दिख रहा है तो 4 कॉमन किए, 4 ही तो कॉमन दिख रहा है। और अगर अब मैं बी इंटरसेक्शन सी यानी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं, यहाँ 4 है और 2 है ना, इस बात को हम ध्यान से देखते हैं। तो क्या हो गया, ये ए हो गया, उसके बाद ए इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब ए में देखो यहाँ पर 4 है, ओनली 4 है तो 4 ही कॉमन दिख रहा है, तो मतलब 4 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है ना इस ब्रैकेट में है और इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं थर्ड, आपको वेन आरेख के द्वारा अगर इसको समझना हो तो मैं वेन आरेख के द्वारा भी समझाता हूँ। मान के चलिए इधर हम कॉर्नर में लेके चलते हैं। ओके बच्चों, पहले वाले को अगर मैंने कहा कि देखिए ये सेट ए है और ए सेट बी है, कॉमन पॉइंट तो यही होगा याला, यही कॉमन पॉइंट होगा, क्लियर बात है। अगर मैंने कहा कि ये सेट ए है, ए सेट बी है, तो कॉमन तो पॉइंट यही होगा, है ना। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर कि ये ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो मैं इस पॉइंट को ये यही तो कहूँगा ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। अब उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल सकते हैं, चलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं है। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट पर कि अगर मैंने ये कहा, इसके लिए बना रहा हूँ यहाँ पर डायग्राम, वेन डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने कहा कि ये ए है, ये बी है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये ए था, ये बी था। जब ए इंटरसेक्शन बी है, बी जब देखो ए इंटरसेक्शन बी हो चुका है, अब उस इंटरसेक्शन में सी इंक्लूड है, यही तो बात हो गई, ये वाली बात समझ रहे हो। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, इतनी बात क्लियर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये ए इंटरसेक्शन बी था पर उसी में सी भी है, तो ये सी भी दिख गया हमारे को। कौन सा वाला पॉइंट दिख गया, ये अन्य पेन से रिप्रेजेंट करके बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये पॉइंट दिख रहा है आपको। तो क्या हो जाएगा कि ये पॉइंट ही तो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। तो क्या मैं इसको ऐसा राइट नहीं कर सकता था कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी तो लिख सकता हूँ। ये इसके लिए क्लियर वेन आरेख होता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं आगे, देखिए पॉइंट नंबर थर्ड। अब हम बात करते हैं, एक तो क्रम विनिमय नियम भी हो चुका है यहाँ पर। कौन कौन से नियम हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया, साहचर्य नियम हो गया। अब हम बात करते हैं जिसको एक नियम था हमारे पास, तत्समक नियम, है ना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके तत्समक नियम की। तत्समक नियम क्या होगा, तत्समक नियम, तत्समक नियम। तो तत्समक नियम क्या होता है इसका, तत्समक नियम हो जाएगा बेटा कि अगर मैं बोलूँ ए इंटरसेक्शन फाई है, तो आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन फाई है, मतलब इसका जो कॉमन एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, फाई ही होगा, क्लियर है। मैंने कहा कि मेरे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट कह देते हैं हम कि 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4 हो गए। एंड अदर सेट है जिसमें एलिमेंट है ही नहीं, तो इसमें कुछ कॉमन होगा क्या, नहीं होगा, 5 होगा, तो ये 5 होगा। या और इसको मैं ए दे देता हूँ और बी अगर मान के चलता हूँ, ये एक टर्म, और ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट है। तो एक बात समझ लीजिए, इन दोनों में कॉमन क्या होगा। हाँ, अगर मैंने कहा देखो ए क्या था, ए है यहाँ पर कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, और यू क्या है यहाँ पर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है। तो हमको बात करनी है यहाँ से कॉमन, तो कॉमन क्या होगा, ए ही तो होगा, ए होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं, अगर इसको वेन आरेख की तरह समझना हो तो वेन आरेख की तरह इसको भी समझ लेते हैं। मैंने कहा था कोई इस प्रकार से ले लेते हैं, एक सेट ए ये था और एक सेट बी था जो इम्पटी था, तो भैया यहाँ कुछ कॉमन निकलता नहीं, इसीलिए ये 5 होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके लिए मैंने कहा कि मेरे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट ये रिप्रेजेंट कर दिए, ये यूनिवर्सल सेट था, मान के चलो। यहाँ पर पूरे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आ गए, और मैंने कहा कि ये ए है बेटा, ए है, इसमें ए ई आई ओ और यू रिप्रेजेंट किए गए हैं,
इतनी बात क्लियर हो गई। तो भैया ये इसके अंदर है, यू के अंदर है, तो ये कॉमन हुआ कि नहीं, इसलिए क्या बोलूँगा मैं, ए बोल दूँगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं वितरण नियम। एक वितरण नियम और लास्ट नियम बच चुका है। चौथा बात करते हैं वितरण नियम की। वितरण नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वितरण नियम कहीं पेपर में एग्जाम में नहीं आता है, बट आगे एक्सरसाइज को हल करते तो वहाँ पर वितरण नियम का बहुत यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो वितरण नियम देखते हैं इसका। वितरण नियम होता है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, है ना, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, नो, क्या होता है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन सी। अगर बोला मैंने कि ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन सी है, तो ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑफ सी। ये बात याद रखनी है कि मतलब ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन सी है, तो ए इंटरसेक्शन बी एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यूनियन दूसरे ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि ये कैसे हो रहा है, एक्चुअली कैसे हो रहा है। ठीक है, आप इसको समझिएगा, बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। देखिए आपके सामने एक सेट ए दिया है, ये मैं बी ले लेता हूँ। बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू अगर हम बात करें कि 1 2 3 4 5, और सी इज इक्वल टू हम बात कर लेते हैं कि 1 3 5 7 9। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी यूनियन सी निकालेंगे, बी यूनियन सी तो हो जाएगा बेटा 1 कॉम, यहाँ पे यूनियन मतलब संग, मतलब सभी आना चाहिए। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 6 नहीं है तो 7 है, 9 है, बात खत्म। अब मैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी यूनियन सी की बात कर लेते हैं, पहला टॉपिक खत्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकलना चाहिए, तो कॉमन इसमें 2 है, फिर 3 भी है, फिर 5 है, 7 है, बात खत्म। यानी ये पार्ट हमको मिल चुका है लेफ्ट हैंड साइड वाला। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब ए इंटरसेक्शन बी निकाले मतलब कॉमन निकालना है 2 3 5। ओके, फिर निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3 दिख गया, यस 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तब मैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी की बात कर लूँ तो इज इक्वल टू कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा। और देख लीजिए ये और ये कैसे हैं, इक्वल दिख रहे हैं आपको, मतलब यहाँ पर वितरण नियम फॉलो हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो देख लीजिए इधर दिख रहा है सबको, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो बहुत ही क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालते हैं। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। समुच्चयों का अंतर। अब समुच्चयों का अंतर देखेंगे बच्चों हम। ठीक है, अब समुच्चयों का क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ सेट। अब मैंने कहा कि मेरे पास कोई दो सेट है, डेफिनेशन समझ लीजिएगा, कोई कठिन नहीं है, बहुत ईजी है। मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई दो सेट है, डेफिनेशन पर ज़्यादा ना जाए, आप सीधे इसके मैथमेटिकल इंडक्शन को समझे। ये हो गया, मान के चलिए ए इज इक्वल टू, मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 10 है। b इज इक्वल टू हमने कहा कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, जब कोई दो सेट होते हैं और उन दो सेटों का अगर हमको डिफरेंस देखना होता है तो हम क्या करते हैं कि अगर मैंने बोला कि अब दो सेटों में डिफरेंस अलग अलग होंगे, देखो a माइनस बी अलग होगा और b माइनस ए अलग होगा, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा।
अगर मैंने कहा कि a माइनस बी इज इक्वल टू, तो आपको एक बात याद रखनी है कि ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो a में हो किंतु b में नहीं हो, ठीक है। तो देखिए अगर मैंने बोला 1 है 1 है, यहाँ चल नहीं आएगा, 2 है यहाँ 2 दिख रहा है नहीं, तो 2 आना चाहिए, 3 है 5 है 7 है 9 है 10, चलो ये 10 आ गया। समझ में आई बात? मतलब कि अगर मैं a माइनस बी अगर ज्ञात करना चाहता हूं, पहले तो समझ लीजिए मेरे पास कोई दो सेट है a और b, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर मुझे a माइनस बी ज्ञात करना है तो भैया यहां पर आप a माइनस बी में वे ही एलिमेंट लिखेंगे जो a में है किंतु b में नहीं है ना, b में नहीं होना चाहिए। क्लियर बात हो गई। अब मैं यहां कहता हूं कि अगर मुझे b माइनस a लिखना है तो देखो 1 है 3 भी है 5 भी है 7 भी है 9 भी है, लेकिन 11 इसमें 11 है क्या? नहीं है, तो ये 11 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब आपको एक बात फिर से मैं बता रहा हूं कि ऐसे एलिमेंट्स देखना है हमें कि जो अगर a माइनस बी ज्ञात कर रहा हूं तो जो a में है बट b में नहीं है तो a माइनस बी होगा, और मैं अगर बात कर रहा हूं कि b में है बट a में नहीं है तो b माइनस a होगा। इससे आपको एक बात ये समझ में आ रही होगी कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। यहां पर फर्स्ट कंडीशन ये हो चुकी है कि आपको एक बात ये समझ में आ रही है कि यदि a माइनस बी है तो b माइनस a नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ये क्लियर है? जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेकेंड टॉपिक पर, है ना। अब सेकेंड टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि यदि ये जो a माइनस बी होता है, a माइनस बी, जो a माइनस बी निकला वो कहाँ से निकला? a से, तो मैं कह सकता हूँ ये सबसेट होता है a का। इतनी बात क्लियर हो गई। तो a माइनस बी सबसेट किसका होगा? a का होगा। थर्ड कंडीशन देख लीजिए कि b माइनस a जो सबसेट होगा किसका होगा बेटे? a11 किससे निकला? इससे, तो मैं कह सकता हूँ सबसेट ऑफ b। इतनी बात क्लियर हो गई। तीन चीजें क्लियर हो गई कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। सेकेंड टर्म क्या हो चुका है कि a माइनस बी सबसेट ऑफ a। थर्ड टर्म क्या हो चुकी है कि a माइनस बी इज सबसेट ऑफ b। एंड फोर्थ कंडीशन अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा कि फोर्थ कंडीशन हम देखते हैं कहाँ गया, हाँ फोर्थ कंडीशन लिख देते हैं इसको। फोर्थ कंडीशन कि a माइनस बी इज इंटरसेक्शन b माइनस a इज इक्वल टू 5। देख लीजिए a माइनस बी b माइनस a, ठीक है। अब a माइनस बी इज इक्वल टू 2, 10 हो गया है, और b माइनस a इज इक्वल टू 11। दोनों में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, तो इस इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आपको ये चार बातें याद रखनी है। ये चार बातें मैं इसको डिब्बे में बंद कर देता हूँ, आप अपने नोट्स में राइट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें सीख चुके हैं। क्या क्या बातें सीख चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ साइड भी देख लिए और डिफरेंस ऑफ साइड देख लिए। क्लियर है? अब आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया किन्हीं भी दो सेटों के बीच में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके एक्सरसाइज की, किस प्रकार से हम इसके एक्सरसाइज को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।